नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम आपसे टॉपिक लैमार्किज्म और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पे बात करेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक आपका इवोल्यूशन का है जो कि सेमेस्टर 5 में और कंपटीशन में बहुत आता है। ठीक, लैमार्किज्म क्या है? इट इज ए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन की थ्योरी हम बताते हैं तो पहले इवोल्यूशन टर्म की बात कर लें। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि वन स्पीसीज एक स्पीसीज से अदर स्पीसीज दूसरी स्पीसीज कैसे उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपकी कई सारी थ्योरीज दी गई है, जिनमें से आपकी इम्पोर्टेंट है लैमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये तीन थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज है। ठीक, तो इसमें से हम पहली थ्योरी ले रहे हैं लैमार्किज्म और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये थ्योरी जो है किसने दी है? लैमार्क ने प्रपोज की है। ठीक, लैमार्क का जन्म जो है 1744 में हुआ था और इनकी डेथ 1829 में हुई थी। इन्होंने जो ये थ्योरी है अपनी बुक फिलॉसफी जूलॉजिक्यू में 1809 में प्रपोज की है। ठीक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ टाइम में यानी होल लाइफ में जो भी हमारे बॉडी में चेंज होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन, बॉडी फंक्शन में जो भी चेंज होते हैं, ऑल आर कंजर्व्ड। सारे चेंज जो होते हैं वो कंजर्व इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक, और पीढ़ी दर पीढ़ी एडेड ओवर टाइम इकट्ठा होंगे और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? नई स्पीसीज अराइज हो जाएगी। जैसे कि ये क्या थ्योरी बताती है कि कोई ए स्पीसीज है, इसमें कोई चेंज हुए, ठीक, और वो चेंज के कारण वो चेंज इकट्ठा हुए और वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हुए, तो उसमें चेंज, फिर अगली पीढ़ी में यानी A1, फिर अगली पीढ़ी में कोई दूसरा चेंज हुआ, तो अब अगली पीढ़ी को उसकी अगली पीढ़ी को A1 A2 यानी 1 और 2 दोनों चेंज ट्रांसफर हुए, फिर इसमें कोई चेंज हुए, तीसरा हुआ, तो अगली पीढ़ी को 1 3 ट्रांसफर हुए और फिर इसमें कोई चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से जो भी चेंज पीढ़ियों में होंगे, ऑर्गेनिज्म में होंगे, वो कंजर्व होंगे और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होंगे। अगली में जो होंगे तो पिछली वाली और अगले वाले वो अगले को ट्रांसफर होंगे, और ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों तक चलती रहेगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए चार मेन पॉइंट बताए गए हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन में एनवायरनमेंट का, हमारे आसपास के पर्यावरण का बहुत ही मेन रोल है। आसपास पर्यावरण जैसे सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक, वाटर है, इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और आप ऑलरेडी जानते हैं एनवायरनमेंट क्या है? एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज हुआ करता है। तो पहले पोस्टुलेट में क्या बताएगा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, कि अगर कोई चेंज एनवायरनमेंट में होता है, चेंज होते ही रहेंगे, चेंज होएगा तो उस चेंज के कारण ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स, आदतों में चेंज हो जाएगा। नहीं, सॉरी, हैबिटेट। ठीक, इन्वायरमेंट में चेंज होगा
तो हैबिटेट में चेंज होगा मीन्स ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है वहां पे चेंज होगा, और जब वहां पे चेंज होगा विच रिजल्ट्स इन अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन और स्ट्रक्चर, ठीक, जिसके कारण वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनमें अडाप्टेशन के लिए अनयूजुअल एक्टिविटी होगी। ओवरऑल क्या बताया गया, इन्वायरमेंट में चेंज होंगे उसके कारण ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट में चेंज होगा, और हैबिटेट में चेंज होने के कारण ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को उस चेंज हैबिटेट में अडाप्ट करने के लिए उसके ऑर्गन में अनयूजुअल एक्टिविटी होंगी, ठीक, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, सॉइल में अगर चेंज होएगा तो वो डायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली एनिमल अफेक्ट होता है, ठीक। फिर दूसरा पोस्टुलेट है इफेक्ट ऑफ नीड, जब हैबिटेट में चेंज होएगा तो उनकी हैबिट, आपने बताया अनयूजुअल एक्टिविटी होएगी, अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स में चेंज होगा, यानी उसकी आदतें बदलेंगी, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया लैमार्क ने कि जब उसकी आदतें बदलेंगी आवश्यकताएं बदलेंगी तो वो के उसमें नए ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, ठीक। उन्होंने क्या बताया कि न्यू नीड के कारण उनमें नए ऑर्गन की फॉर्मेशन होना, नए ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग जो पहले से ऑर्गन है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक। दोनों को आपस में कोरिलेट करें कि इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो हैबिटेट में चेंज होगा, हैबिटेट में चेंज होगा तो अनयूजुअल एक्टिविटी ऑर्गन स्ट्रक्चर में होगी, यह मीन्स क्या हुआ, उसकी हैबिट में चेंज होगा, हैबिट में चेंज होने के कारण या तो पहले से उपस्थित ऑर्गन मॉडिफाई हो जाएंगे या नए ऑर्गन उसमें डेवलप हो जाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे जो चीज लैमार्क कह रहे हैं वही पे फोकस करिएगा, बाकी पे ध्यान नहीं देना कि ऐसा कैसे, ठीक। फिर इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो अब आपने बताया कि ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे या एग्जिस्टिंग मॉडिफाई हो जाएंगे, मींस ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कुछ ऑर्गन को ज्यादा यूज करेगा और कुछ ऑर्गन को कम यूज करेगा, ठीक, जिसके कारण जिन ऑर्गन या स्ट्रक्चर को ज्यादा और कांस्टेंट लगातार यूज करेगा उनकी क्षमता, इफिशियंसी और साइज इंक्रीज कर जाएगा, और जिन ऑर्गन को लेस या बिल्कुल यूज नहीं करेगा वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल यूज नहीं होंगे तो अल्टीमेटली एट लास्ट डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर चौथा पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो पहले के थ्री पोस्टुलेट में क्या बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंज क्यों और कैसे होगा, चौथे पोस्टुलेट में क्या बताया गया है कि जो भी चेंज लाइफ टाइम में हमारी बॉडी में होंगे यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होंगे वो सारे चेंज अगली पीढ़ी यानी संतान को ट्रांसफर होंगे, ठीक, मीन्स जो भी कैरेक्टर हम लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर करेंगे वो सारे के सारे यानी इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण वो प्रिजर्व होंगे हम में और अगली पीढ़ी को ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाएंगे, और यही प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रहेगी, चेंज होंगे, इकट्ठा होंगे, अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होंगे, फिर उसमें भी चेंज होंगे, फिर वो भी ट्रांसफर होंगे, उनकी अगली पीढ़ियों में चेंज होंगे, ट्रांसफर होंगे, यानी साइकिल चलती चली जाएगी, जिसके रिजल्ट में लंबे समय में एक स्पीशीज से न्यू स्पीशीज ओल्डर स्पीशीज से इवॉल्व हो जाएगी। तो ये चार पोस्टुलेट्स हैं और इन पोस्टुलेट को लैमार्क ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे लैमार्क ने अपनी थ्योरी को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूव किया या प्रूव करने की कोशिश की, जिसमें इनका फेमस एग्जाम्पल
जिराफ वाला है। ठीक, कि जिराफ में लॉन्ग नेक क्यों पाई जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, जिराफ के जो एंसिस्टर्स थे, जिराफ के जो एंसिस्टर्स थे, आप मान लीजिए उनमें फोर लेग और फ्रंट लेग सेम थी, यानी उनकी हाइट सेम थी और नेक छोटी थी, और वो नीचे उपस्थित घास पे आराम से ग्रेज करते थे, जो छोटे पौधे थे उन पे आराम से ग्रेज करते थे। लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जिसके कारण जो ग्रास लैंड वेजिटेशन थी, जो छोटे पौधे थे, वो धीरे धीरे गायब होते चले गए और बचे क्या, बड़े पेड़ बचे। ठीक, अब बड़े पेड़ों की पत्तियों को पाने की खातिर जिराफ जो था अपने आगे के हिस्से को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करता था और गर्दन को स्ट्रेच करता था, जिसके कारण क्या हुआ, जिराफ की नेक और फ्रंट लेग लंबी हो गई। ठीक, ये इनका फेमस एग्जाम्पल है कि जो टाल ट्रीज थे उनकी पत्तियों को भोजन के रूप में तोड़ने के लिए उसको, जिराफ को अपनी नेक को स्ट्रेच खींचना पड़ता था, और खींचने के कारण क्या हुआ, नेक बड़ी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बताया है स्नेक का। ठीक, कि स्नेक जो थे वो लिजर्ड लाइक एनिमल से इवॉल्व हुए थे, स्नेक लिजर्ड लाइक एनिमल से इवॉल्व हुए थे जिनके लेग्स थी, लेकिन ये बरोइंग हैबिट के थे, और बरोइंग हैबिट के होने के कारण ये लेग को यूज नहीं करते थे, और जब लेग को यूज नहीं करते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेग्स डिसअपियर हो गई, जैसे आजकल के सांप में नहीं पाई जाती है, लेकिन रूडिमेंट पाए जाते हैं। तीसरा एग्जांपल लिया वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड, कि जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनके फीट में यहाँ पे वेब प्रेजेंट होता है जो कि तैरने में हेल्प करता है। तो इन्होंने बताया इनके एंसिस्टर के जो बर्ड एंसिस्टर थी उनमें वेब नहीं थी, लेकिन तैरने के लिए वो स्ट्रेचिंग करना पड़ता था, स्ट्रेचिंग के कारण क्या हुआ, वेब डेवलप हो गई। ठीक, मोल एनिमल है, अगला एग्जांपल ले रहे हैं मोल का, जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन में नीचे बिल बना करके रहते हैं। ठीक, और वो आंखों को यूज नहीं करते हैं, तो उनकी आंखें रिड्यूस हो गई। और भी कई एग्जांपल इन्होंने लिए थे कि जैसे ऑस्ट्रिच या फ्लाइटलेस बर्ड है, इनके एंसिस्टर जो थे वो उड़ सकते थे, लेकिन ये जिस हैबिटेट में पाई जाती हैं ऑस्ट्रिच या फ्लाइटलेस बर्ड, वहां पे कार्निवोर्स नहीं है, और जब कार्निवोर्स नहीं है तो इनको उड़ के भागने की कोई जरूरत नहीं थी, और जब भागने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने विंग को यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे विंग गायब हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल लेकर के डार्विन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक, और आप जानते हैं कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी देता है तो उसका अपोज भी होता है। हाँ, जिस समय लैमार्क ने अपनी थ्योरी दी उस समय ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी। ठीक, अगला इसी में हम जब थ्योरी बताते हैं तो क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएं, ठीक, बताना होता है कि किन किन पॉइंट पे इनकी क्या आलोचना हुई। जैसे कि पहला जो क्रिटिसिज्म है ये, ठीक, इसमें आपको बताएगा लैमार्क ने क्या कहा, इवोल्यूशन के दौरान साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्होंने कहा क्या, जो भी ऑर्गन स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होगा उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, यानी इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी होती जाएगी। लेकिन कई सारे एग्जांपल्स पाए गए हैं कि जहाँ पे इवोल्यूशन के दौरान जो गिगेंटिक फर्न है, यानी जिनका साइज बहुत बड़ा था, वो विलुप्त हो गए, उनमें इवोल्यूशन नहीं हुई। ठीक, और जबकि स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट में खूब इवोल्यूशन हुई, उनकी एक से कई स्पीशीज इवॉल्व हुई। दूसरा जो सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लैमार्क ने कहा कि हमें आवश्यकता होएगी तो हमें बॉडी में ऑर्गन डेवलप हो जाएंगी, मीन्स इच्छा होएगी, तो हमारी भी इच्छा है कि हम उड़े,
तो हमारे धीरे धीरे अब तक पंख आ जाने चाहिए थे इतनी पीढ़ियों में। लेकिन आप जानते हैं ये ट्रू नहीं है कि इच्छा से ही ऑर्गन डेवलप नहीं हो जाएगा। नहीं तो आजकल हम चल भी रहे होते और वही बहुत सारे मॉडिफिकेशन हमारे बॉडी में होते, मशीन बन चुके होते, पैर हमारे पहिया बन चुके होते, गाड़ी कौन खरीदे। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि नए ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। चलो मान लिया ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, लेकिन जब ऑर्गन पूर्णतया विकसित होएगा तभी तो वो काम करेगा। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में वो ऑर्गन का यूज क्या होगा। कि सडनली तो कोई चीज आ नहीं जाएगी, धीरे धीरे आएगी। तो शुरुआत की स्टेज में क्या जरूरत है। फिर और भी आलोचनाएं हुई कई एग्जांपल्स लेके। जैसे इन्होंने क्या कहा कि जिसको यूज नहीं करेंगे, यूज एंड डिसयूज की आलोचना हुई है सबसे ज्यादा। इनकी थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम कहें कि हम आंखों को ज्यादा यूज करें तो हमारी आई पावर बढ़ जानी चाहिए, लेकिन पता चलता आई पावर घट गई। ठीक। ज्यूइश यहूदी मुस्लिम्स में बॉडी प्रोड्यूस कट किया जाता है, मीन्स खतना कब से कितने हजार साल से हो रहा है, हजारों साल हो चुका है, लेकिन अभी भी साइज में कोई रिडक्शन नहीं है। नहीं तो इतनी बार जब कटा है तो इनकी थ्योरी के अनुसार अब तक प्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए था। हिंदुओं में क्या कोई बता सकता, सोच सकता है कि नाक कान छेदने की प्रथा लेडीज में कब से है, लेकिन आज तक कोई लड़की पहले से ऑलरेडी नाक कान छिदी हुई नहीं पैदा हुई। ठीक। और सबसे चाइनीज वुमेन में लोहे के जूते पहनने की प्रथा है कि पैर छोटा रहे, खूबसूरत रहे, लेकिन अभी भी सेम साइज पैदा होते हैं। और सबसे इस पे इनकी थ्योरी पे लगा दिया वीजमान ने। इन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया, चूहा लिया और उसकी 22 पीढ़ियों तक उस चूहे का बच्चा पैदा हो, उनकी 22 पीढ़ी तक सबकी पूंछ काटते चले गए। हमारा बच्चा, हम चूहा है, हमारा चूहा पैदा हुआ, उसकी पूंछ कट गई, उसका पैदा हुआ, उसकी कट गई, उसका पैदा हुआ, उसकी कट गई। 22 पीढ़ियों तक काटते गए और फिर 23वीं पीढ़ी में क्या भाई 22 पीढ़ी तक काट दिया, बहुत लैमार्क के अनुसार हो गया। 23वीं पीढ़ी में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, देखा बच्चा पैदा होता तो इतनी बड़ी पूंछ थी, पता चला 23वीं पीढ़ी में भी पैदा हुआ तो इतना बड़ी पूंछ। विजमान भाई कंफ्यूज हो गए कि हम तो बार बार काटते आ रहे हैं, तो लैमार्क जी के अनुसार क्या था, अब तक थोड़ा तो छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, जितनी बड़ी पूंछ पेरेंट की थी उतनी बड़ी पूंछ इनकी भी थी। ठीक। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना की गई। प्रेजेंट टाइम में लैमार्किज्म एक्सेप्टेड नहीं है एज ए वेल। हाँ, कोई भी चीज होती है तो उसका इवोल्यूशन की थ्योरी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होता है। शुरुआत इन्होंने की थी, इसके बाद डार्विन ने आए, उन्होंने कुछ चीजें बताई और फिर प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एक्सेप्टेड है। ठीक। हाँ, लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का बेस बनाने के लिए हम लैमार्क या डार्विन के क्रेडिट को नहीं बोलते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू। आप लोग भी लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड से कह के कुछ सब्सक्राइबर और वॉच आवर्स बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपको शाम तक डार्विन मिलेगा। ओके।